चैप्टर 109। लेकिन आप और मिस्टर शेखावत तो, आरव बुदबुदाया। राघव का नाम सुनते ही सिया के हाथ काम करते करते रुक गए। वो मुस्कुराने लगी और बोली, तुम मेरी फैमिली हो आरव, मेरी फैमिली की तरफ से अकेले तुम ही हो। फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, हम वहाँ से नए सिरे से शुरुआत करेंगे। मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढ दूंगी। तुम स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सकते हो और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। हालांकि आरव खुद पढ़ाई कर रहा था, पर वह स्कूल नहीं जा पा रहा था। फिर भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए था। यदि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो भी तुम एग्जाम तो दे ही सकते हो और अपना डिप्लोमा ले सकते हो। ये सुनकर आरव की आंखें चमक उठीं, वरना उसका सबसे बड़ा डर बोझ बन जाना था। सिया की बातें सुनने के बाद उसे एहसास हुआ, उसने कभी भी उसके बारे में इस तरह से क्यों नहीं सोचा था। डिनर के बाद सिया राघव के साथ उसके घर वापस चली गई। वह जो सामान पैक कर रहा था, उसमें ज्यादातर किताबें थीं। उसने एक बड़ा हिस्सा पहले ही बैग्स में भर लिया था, लेकिन कुछ किताबें वहीं छोड़ दीं। तुम्हें इनकी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं इन्हें तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। सिया ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे लिए उन्हें क्यों छोड़ रहे हो? मैं भी कुछ ही दिनों में जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ठिठक गया। तुम जा रही? बोलो, कहाँ जा रही हो? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। फिर, जैसे कुछ हुआ हो, जैसे उसे सब समझ आ गया हो, उसका चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया। सिया, मुझे बताओ, क्या तुम दिल्ली आ रही हो? उसकी आवाज़ में जल्दबाजी थी। कई दिनों से वह उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश में दिमाग खपा रहा था। उसने कई प्लान भी बनाए, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। उसके सवाल सिएरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना फ़ोन निकाला, अपना ईमेल खोला और उसे दे दिया। ये कैपिटल एकेडमी की ओर से एक इनविटेशन लेटर था। उन्होंने मुझे वहाँ पीएचडी करने के लिए इनवाइट किया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उद्धरण चिन्ह। राघव वो ईमेल पढ़कर शॉक रह गया। उसने ऐसा कब किया था? सिया को देखकर सोचने लगा, और वह कैसे नहीं जानता था। सिया के पास टेक्निकली से मास्टर्स की डिग्री भी नहीं थी, जिसके कारण पीएचडी कार्यक्रम में एंट्रेंस लेना इम्पॉसिबल हो था। लेकिन ये मामला अलग था। कैपिटल एकेडमी ने उसके लिए एक एक्सेप्शनल केस बन गया था। प्रोफेसरों के एक पैनल ने एक स्पेशल एग्जाम ऑर्गेनाइज किया थी, जिसमें मास्टर लेवल पर उसका एग्जाम लिया जाना था। उसके मार्क्स रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा थे, इसलिए उससे अदर डिग्रियों पर समय बर्बाद करने के बजाय उन्होंने उसे सीधे पीएचडी प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ वह अपनी खुद की रिसर्च प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकती थी और अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सकती थी। इसीलिए उसने कैपिटल एकेडमी को चुना था। वे फॉर्मल कोर्स की अपेक्षा टैलेंट और अचीवमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उसने ये सब उसकी पीठ के पीछे किया था, और राघव को उसका अभी अभी पता चला था। खुद को रोक न पाने के कारण उसने सिया को जमीन से उठाया और उसे अपनी टेबल पर बिठा दिया। तुमने ये सब प्लान किया और मुझे नहीं बताया, झूठी लड़की। उसने उसे किस किया। अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पहले तो सिया ने सोचा कि वह कुछ किस्से के बाद रुक जाएगा, लेकिन चीजें जल्दी ही उसके हाथ से बाहर हो गई। उसने उसे रोकते हुए कहा, यहाँ नहीं, हम नहीं कर सकते। उसने प्रोटेस्ट किया, लेकिन राघव के लिए उसका प्रोटेस्ट हवा के झोंके की तरह कमजोर था। उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, फुसलाते हुए, चिढ़ाते हुए, ललचाते हुए, प्लीज बेबी, मन जाओ ना। जब तक कि वह पूरी तरह से हार नहीं मान गई। आधे घंटे से अधिक बाद सिया उसके सीने से सटकर लेटी रही, इतनी थकी हुई कि हिल भी नहीं पा रही थी। राघव को पता था कि वह बहुत आगे बढ़ चुका है और वह उसे धीरे से बाथरूम में ले गया। जब वे बाहर निकले तो सिया ने खुद को कंबल के नीचे छिपा लिया और बाहर निकलने से इनकार कर दिया। राघव ने शर्म से अपनी नाक रगड़ी और फिर उसे कंबल समेत उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अगले कुछ दिन वो दोनों ही बिजी रहे। सिया और आरव ने अपने ट्रांसफ़र की तैयारी में सामान पैक करना शुरू कर दिया। सिया को एक हॉस्टल भी अलॉट किया गया था, लेकिन आरव के साथ रहने से ये उसके लिए ठीक नहीं था। इसलिए उसने दिल्ली में एक अपार्टमेंट की तलाश शुरू कर दी। कीमतें बहुत ज़्यादा थीं। वहाँ घर खरीदना मुंबई की तुलना में कई गुना अधिक महंगा था। उसने अपनी बैंक में बची हुई राशि चेक की
उसके पास कुछ पैसे तो थे, लेकिन एक जगह खरीदने के लिए काफी नहीं थे। कुछ सोच विचार के बाद उसने 2 बेडरूम वाला एक छोटा सा मकान लेने का निर्णय लिया। राघव ने जब उसे ऐसा करते हुए देखा तो तुरंत बोला, रहने दो, तुम्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही जगह है। उद्धरण चिन्ह, मुझे एक छोटा सा चाहिए, बस इतना बड़ा कि 2 कमरे हों, कुछ खास नहीं, सिया ने कहा। ये सुनकर राघव की भौहें तन गईं। वो नाराजगी में बोला, सिया, तुम चीजों को इतना अलग रखने पर क्यों जोर देती हो? क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? उसकी नाराजगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसे ये पसंद नहीं आया कि वह उनके बीच दूरियां हों। सिया ने उसका रिएक्शन देखा और उसे समझने की कोशिश करते हुए कहा, राघव, प्लीज समझने की कोशिश करो। अब मैंने दिल्ली में बसने का फैसला कर लिया है। मुझे अपना एक घर चाहिए। ये सुनकर राघव की भौहें गहरी हो गईं। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, सिया ने उसे रोक दिया। राघव, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। जब 2 लोग साथ रहते हैं तो आपसी मतभेद तो होते ही हैं। मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहती जहां झगड़े के बाद मेरे पास अपनी जगह भी न बचे। समझ रहे हो ना राघव, तुम्हारे लिए घर ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन क्या तुम मेरा नजरिया समझने की कोशिश कर सकते हो? बस इसे मेरे नाजुक ईगो को तृप्त करने जैसा ही समझो, ठीक है? उसके शब्दों ने उसे तुरंत सॉफ्ट होने पर मजबूर कर दिया। एक गहरी सांस लेकर वह बोला, ठीक है, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो, लेकिन जो तुम घर देख रहे हो वो ठीक नहीं है, बहुत पुराने हैं और तुम्हारे कॉलेज से बहुत दूर हैं। डोंट वरी, मैं कोई अच्छा ऑप्शन ढूंढ लूंगा। उद्धरण चिन्ह, हम 2 जगहें खरीदेंगे, एक बड़ी हमारे लिए और एक छोटी आरव के लिए। इस तरह हम सब एक ही सोसाइटी में रहेंगे और एक दूसरे की देखभाल करना आसान हो जाएगा। बड़ी वाली मेरी जिम्मेदारी है, छोटी वाली का तुम खुद देख लेना। अब ठीक है ना? राघव ने पहले ही तय कर लिया था कि दिल्ली पहुंचने के बाद वह सिया और आरव को किसी भी हालत में साथ नहीं रहने देगा। हालांकि वह जानता था कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, फिर भी वह सिया को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। उसकी आवाज सुनकर सिया को पता चल गया कि अब सब सुलझ गया है, तो वह दबे पांव ऊपर आई और उसकी थोड़ी को किस करने लगी और बोली, ठीक है मिस्टर राघव, जैसा आप चाहो। वैसे आप इस घर का क्या करेंगे? राघव ने टालते हुए कहा, अभी छोड़ो इसे। उनके मुंबई लौटने की संभावना न के बराबर थी, लेकिन पैसा कोई मुद्दा नहीं था और उनका बेचने का कोई इरादा नहीं था। इस जगह में उन दोनों की बहुत सारी यादें हैं। सिया ने अपने अपार्टमेंट की ओर देखा और विचारों में खो गई। दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से चल रही थी। सबूत बहुत सटीक थे, राहत की कोई गुंजाइश नहीं थी। सिंह फार्मास्यूटिकल्स रातों रात बिखर गई, इसकी सारी एसेट्स जब्त कर ली गईं। टास्क फोर्स ने मिस्टर सिंह, विहान और इसमें शामिल सभी लोगों से अनगिनत बार पूछताछ की। उनमें से अधिकांश लोग प्रेशर के कारण बोलने लगे, लेकिन विहान सबसे स्ट्रांग था। चाहे उन्होंने कोई भी तरीका अपनाया हो, उसने जब अर्नव डिनर के लिए आया तो वह एक अपडेट लेकर आया। राघव की ओर देखने के बाद उसने कहा, विहान तुमसे मिलने चाहता है। उद्धरण चिन्ह, ऐसा नहीं हो सकता, राघव ने तुरंत जवाब दिया। अर्नव ने आह भरी और बोला, अगर वह जल्दी अपना क्राइम एक्सेप्ट कर ले तो हम उससे और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह मामला सिर्फ एक भ्रष्ट डिप्टी वार्डन या एक संदिग्ध दवा कंपनी का नहीं था। ये मामला ह्यूमैनिटी के ऊपर उठ रहे सवाल का भी था। हाई ऑफिसर्स ने साफ कह दिया था कि इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। जितना ज्यादा वो उस केस को खींचेंगे, उतने ही ज्यादा सबूत गायब होने के चांसेज बढ़ जाएंगे। राघव की आवाज से अर्नव को महसूस हुआ उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो सिया को कभी उससे मिलने नहीं जाने देगा। पहले ही अपने अहम के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उसने सिया को विहान के साथ खेलने दिया, पर अब नहीं। अभिनव ने भी आगे इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। डिनर करने के बाद कृषक और अपना वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सिया जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने वाली थी, तभी राघव ने उसे रोक दिया और कहा, अब तुम शुरू मत हो जाना सिया, मैंने पहले ही ना कह दिया है। अब और इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। उसने पलकें झपकाईं, फिर हंसी। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या कहने वाली हो। ये कहते हुए राघव के एक्सप्रेशन डार्क हो गए।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उसकी आंखें न निकलने के लिए मैं खुद को कितना कंट्रोल किया है। वह अपनी बातों से उसे जाहिर कर रहा था कि वह उसके लिए कितना पजेसिव है। सिया के चेहरे को देखकर कह सकती थी कि वह कितना ज्यादा सीरियस है, इसलिए उसने अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, मिस्टर शेखावत, उसके जैसे गंदे इंसान के लिए आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। डोंट वरी, ये कैसे जल्द ही सो लग जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी उससे मिलना नहीं चाहती। ये सुनकर राघव उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में लिए सिया के लिए प्यार उमड़ रहा था। वही सिया जानती थी कि सिचुएशन में राघव को कैसे संभालना है। वह उसकी गोद में चढ़ गई, अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं और फुसफुसाया, मिस्टर राघव, आपने मुझे पहले भी कहा था, मुझे थोड़ा सेल्फिश होने की परमिशन है, तो क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? उसकी आवाज़ से रिक्वेस्ट कम, अधिकार ज़्यादा झलक रहा था। राघव ने आह भरी और खुद को पूरी तरह असहाय महसूस किया। उसने उसे अपनी उंगली में लपेट रखा था और वे दोनों ये जानते थे। उसने उसके कान पर हल्के से थपथपाते हुए बड़बड़ाया, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? अगले दिन राघव पर्सनली सिया को हॉस्पिटल ले गए। अर्नव उनसे मिलने आया। सिया को देखते ही उसके मन में एक ही विचार आया, ये सचमुच अलग है। वह राघव को वर्षों से जानता था और उन्होंने उसे कभी कॉम्प्रोमाइज करते नहीं देखा था, लेकिन सिया के लिए केस अलग है। राघव ने उसकी नज़र पकड़ ली और उसे ठंडी निगाह से देखा और बोला, मैं उसके साथ अंदर जा रहा हूँ। अर्नव हिचकिचाया, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इस पर राघव ने भौहें उठाईं, मानो कह रहे हों, और इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या होगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।